सावरकर के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, एक अंगार है। सीमित नहीं है सावरकर, सावरकर एक विस्तार है। लेकिन उन्हीं सावरकर के हीरो होने पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर आजादी का एक नायक कैसे विवादों का सेंटर बन गया और क्यों सावरकर के नाम पर लोग बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको समझाती हूं। दरअसल सावरकर की पहचान एक त्यागी और बलिदानी राष्ट्रनायक की है, लेकिन उनका विरोध करने वाले कहते हैं कि उनकी सारी सोच हिंदुत्ववादी विचार पर आधारित थी। सावरकर को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी थी। वो अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में कैद थे। उनके विरोधी कहते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांगकर और उनका पक्षधर बनकर सावरकर ने अपनी सजा माफ कराकर अपनी जान बचा ली थी। 1857 की क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर पहचान उस पर किताब लिखकर सावरकर ने ही दिलाई थी। लेकिन उनके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि वो द्विराष्ट्रवाद के समर्थक थे, यानी भारत के धर्म के नाम पर विभाजन के, हिंदुस्तान के बंटवारे के सावरकर पक्षधर थे। ये विरोधी कहते हैं उनके। सावरकर के पक्षधर कहते हैं कि सावरकर का हाथ गांधी की हत्या में हरगिज नहीं था, लेकिन विरोधी कहते हैं कि गांधी की हत्या की जांच के लिए बने जीवनलाल कपूर कमीशन ने उन्हें गांधी की हत्या की साजिश का आरोपी ठहराया था। तो सावरकर के पक्ष विपक्ष में अमूमन दी जाने वाली दलीलें आपने देखी, लेकिन आज के दौर की जरूरत वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर सवाल दागने की नहीं, बल्कि जरूरत है पीएफआई जैसे चरमपंथी संगठनों पर नकेल कसने की। कर्नाटक के शिमोगा में दंगा ब्रिगेड एक्टिव हुई तो इसलिए कि पीएफआई का उससे कनेक्शन जुड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान। एक तरफ हिंदू संगठन, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान सेना। कर्नाटक के शिमोगा में हुई हिंसा क्या सावरकर और टीपू सुल्तान के सम्मान की सिर्फ लड़ाई भर है या फिर इसके पीछे है धर्म की कट्टरवादी साजिश? क्या ये घटना वीर सावरकर के विरोध और समर्थन में दो गुटों के बीच पैदा हुए तनाव का असर था या फिर नफरत फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी? और जब भी नफरत वाली साजिश की बात होती है तो एक संगठन का नाम सबसे पहले आता है। वो नाम है पीएफआई का। अब इस घटना से साजिश के तार कैसे जुड़ रहे हैं, पहले उसे समझ लीजिए। इस घटना में जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 2 लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। पकड़ा गया नदीम सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी है। 2016 में गणेश विसर्जन के दौरान इसने जुलूस पर चप्पल फेंकी थी। प्रेम सिंह को चाकू मारने वाला जबीउल्लाह पेशेवर अपराधी है। Nadeem, in 2016 there was an incident, a criminal incident, so he has got the past history of being involved in criminal incident. पुलिस को यूं ही नहीं लग रहा कि इन दोनों के तार किसी गहरी साजिश से जुड़े हैं, बल्कि इसके पीछे हैं वो कड़ियां जो इशारा कर रही हैं कि सावरकर के पोस्टर के जरिए नफरत वाली हिंसा की साजिश रची गई। और अभी जो है हमको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे कि इनको की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट या इनको कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, इनका कोई आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध इस तरह का कुछ है, वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। चेहरा छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद चाकूबाजी की घटना, ये सब अनायास नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। 14 अगस्त को एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन भी इसका लिंक पीएफआई से जोड़ रहा है। फिलहाल पुलिस जो है ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या उनकी कोई पीएफआई से लिंक थी या किसी भी तरह से कोई और इस पूरी साजिश के पीछे था, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्लान दिखाई दे रहा है। तमाम तैयारियों के साथ कहीं ना कहीं आरोपी आए थे।
कर्नाटक में हुई पिछली कई घटनाओं के तार पीएफआई से जुड़ते रहे हैं। प्रवीण नेट्टारू की हत्या में भी पीएफआई के शामिल होने का शक है। अब श्रीराम सेना हिंसा में शामिल लोगों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। एसडीपीआई पीएफआई संगठन इन्होंने ही किया है, तो ये संगठनों को मैं कहता हूं एनकाउंटर करना चाहिए। देशद्रोही है ये। कर्नाटक बीजेपी भी कह रही है कि किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा और अगर पीएफआई का लिंक मिला तो उस पर बैन लगेगा। हिंदू समाज उठ गया तो ये राष्ट्रद्रोही एक्टिविटीज नहीं बचेगा। तो एसडीपीआई पीएफआई को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है। केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। केरल से लेकर कर्नाटक तक और बिहार से तेलंगाना तक देश के खिलाफ हो रही साजिश का पीएफआई लिंक सामने आ रहा है। सवाल ये है कि नफरत का जो जहर पीएफआई फैलाने की कोशिश में है उसे कैसे रोका जाए। आखिर कब लगेगा पीएफआई पर बैन। शिमोगा से पिंकी राजपुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, इसका जाल देश में किस तेजी से बढ़ा है, इसको आप इस बात से समझिए कि इसका नेटवर्क 23 राज्यों में फैला है और इसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ता है। तो बात जब आज कर्नाटक में दंगा ब्रिगेड का हिस्सा बनने वाली पीएफआई की हो रही है, तो मैं पीएफआई के कनेक्शन के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूं। पीएफआई का के कनेक्शन मतलब हुआ इसका केरल और कर्नाटक में बड़ा नेटवर्क। इन राज्यों में पीएफआई 3 कट्टर मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना है। कर्नाटक में पीएफआई ने आरएसएस के खिलाफ मुहिम में खुलकर हिस्सा लिया। 2016 में कर्नाटक में आरएसएस के नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप इसी पीएफआई संगठन पर लगा। 2010 में केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ इसलिए काट दिया गया कि उन्होंने कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद पर सवाल उठाए थे और कटघरे में यही पीएफआई। केरल पुलिस ने 5 साल पहले एनआईए को लव जिहाद के 94 केसेस सौंपे जिनमें पीएफआई का सीधा संबंध था। यह इतना खतरनाक संगठन है कि केरल हाईकोर्ट भी इसे चरमपंथी संगठन बता चुका था। देखिए, जो सांप्रदायिक कट्टरता होती है, भले ही किसी भी सांप्रदाय की हो, वो समाज में नफरत फैलाती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।